हाँ, मैं ये पढ़ा रहा था कि अगर एक रजिस्टर के साथ एसी वोल्टेज लगाते हैं तो अगर एसी वोल्टेज का ईएमएफ E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया है तो जो करंट आएगा वो E बाई आर होगा और वो सिंपली ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगी। इसका मतलब होता है कि अगर ग्राफ पे देखा जाए तो जैसा फेज ईएमएफ टाइम ग्राफ का होगा, करंट का भी सेम फेज होगा, बस वैल्यू अलग होगी। जब ईएमएफ इंक्रीज होगा तभी करंट इंक्रीज होगा, जब ईएमएफ नेगेटिव जाएगा तभी करंट नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव से मतलब दूसरी डायरेक्शन से, ओके। लेकिन अगर रजिस्टर की जगह हम कैपेसिटर लगाते हैं एसी सर्किट में तो ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर कैपेसिटर के केस में हमने E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाया तो उसमें जो चार्ज होता है Q इज इक्वल्स टू सी ई हो जाएगा, यानी सी ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और करंट इसको डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके। तो उस केस में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, जिसको मैं लिखूंगा ऐसे I इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो I इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यानी इस केस में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो जो ईएमएफ का फेज होगा करंट का सेम फेज नहीं होगा। ईएमएफ टाइम का ग्राफ अभी भी सेम है, लेकिन इसमें करंट ईएमएफ से 90 फेज आगे है। यानी जब ईएमएफ 0 रहेगा तभी करंट मैक्सिमम पहुंच जाएगा। ये रहेगा करंट का ग्राफ। ईएमएफ का ग्राफ ये होगा। करंट t इक्वल टू 0 पर करंट का फेज पाई बाई 2 है, जबकि यहाँ t इक्वल टू 0 पर करंट का फेज ईएमएफ के बराबर था, 0 था। समझ में आई बात? और एक और था, तीसरा वाला कौन सा था? इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर के केस में करंट, जो कैपेसिटर होता है वो इनिशियली करंट को अलाउ करता है। मैंने ऐसे याद रखने को बोला था कि डीसी सर्किट में कैपेसिटर इनिशियली करंट को अलाउ करता था, तो याद रखना है करंट लीड्स इन कैपेसिटर। और इंडक्टर इनिशियली करंट को अलाउ नहीं करता था, तो उसमें याद रखता है इंडक्टर में करंट लैग्स द पोटेंशियल या ईएमएफ। इंडक्टर में अगर E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाया था तो इसमें करंट की वैल्यू, अब जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें करंट की वैल्यू I इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई ओमेगा एल, where L is the inductance of the inductor, E naught by omega L sin omega t minus pi by 2 आया था। इसको हम कैसे लिखेंगे? I is equals to E naught by XL sin omega t minus pi by 2। अब ग्राफ बनाने की जगह नहीं रह गई तो इसी में बना देते हैं। ये करंट नहीं, अब इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। इस पर बना देता हूँ छोटा सा। ईएमएफ का अगर ये ग्राफ है, अगर ईएमएफ इस तरह से वेरी हो रहा है तो इंडक्टर में करंट विल लैग बिहाइंड पाई बाई 2 फेज। मतलब करंट, जब ईएमएफ का फेज 0 है तो करंट का माइनस पाई बाई 2 इस तरह से होगा। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने बताई थी। रजिस्टर में क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, इंडक्टर में क्या होता है। आपको मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना आना चाहिए तीनों केस में। इसमें ई नॉट बाई ओमेगा एल, इसमें ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, और इसमें ई नॉट बाई आर। तीनों में मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना आना चाहिए और तीनों का फेज वाली चीज समझ में आनी चाहिए। यही बताया था लास्ट क्लास में। आई थिंक पूरी क्लास में यही डिस्कस करते रहते।
मैं प्रूफ कर करके दिखा रहा था आपको। हाँ भाई, अब कितने लोग कनेक्टेड हो गए? 4 ही कनेक्टेड है। शुरू किया जाए, रिकॉर्ड तो हो ही रही है क्लास। ओके बच्चों, सब लोग प्रेजेंट हैं? अब आज आ रही है सबको? नैनी, अमेया, ओके। आज हमें यह सीखना है कि अगर इनमें से एक की जगह 2 कंपोनेंट एक साथ आ जाए तब क्या होगा। ओके, 2 कंपोनेंट अगर एक साथ आ जाते हैं तो क्या होगा। जैसे R और C दोनों प्रेजेंट है इन AC सर्किट, CIRCUIT। ठीक है, ये अपना पहला कॉम्बिनेशन हो गया। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस अगर आ जाता है AC सर्किट में, आगे पीछे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों प्रेजेंट है बच्चों, अगर सीरीज में दोनों प्रेजेंट है तो क्या चीज दोनों में सेम होगी, करंट या वोल्टेज। अगर 2 कंपोनेंट सीरीज में लगे हुए हैं तो इनमें करंट सेम होगा या वोल्टेज सेम होगा? कोई बताओ, सीरीज में क्या सेम? बोलते क्यों नहीं हो इस चीज को? बोलते क्यों नहीं हो कोई? तुम में से हो सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है। कोई भी 2 चीजें अगर सीरीज में है, सीरीज का मतलब ही ये होता है कि दोनों में करंट सेम होता है, लेकिन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR, ओ सॉरी, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम VC मान सकते हैं, और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम VR मान सकते हैं। ओके, अब करंट दोनों में पूरे टाइम सेम है, ओके, लेकिन VC और VR अलग अलग है। तो इंडिविजुअल के बारे में सोचो। रजिस्टर में करंट है I, तो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ये वाला R सब्सक्रिप्ट में बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये V इंटू R नहीं है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल्स टू होगा I इंटू R। ओके, अब दिस विल बी इन द सेम फेज एज द करंट। ठीक है, रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में होता है। हमने अभी अभी देखा था, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट बढ़ता है। तो रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आर इन द सेम फेज। तो अगर सिर्फ इसके बारे में सोचूं तो करंट का फेजर जब 0 पर होगा, यानी करंट की वैल्यू जब 0 होगी। अब फेजर वाली क्लास जिन लोगों ने करी उनको ये मैंने फेजर में बताया था कि दीज आर वेक्टर्स जो रोटेट करते हैं, और ये जब रोटेट करते हैं तो वाई एक्सिस पे इनका कंपोनेंट जो होता है वो SHM करता है। ठीक है, तो करंट का फेजर जब 0 डिग्री पर होगा तभी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी 0 पर होगा। वोल्टेज इन रजिस्टर और करंट विल बी इन सेम फेज। ऐसे ही अगर इंडिविजुअली मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर में बच्चों करंट क्या करता है? लीड करता है। बात कर ली हमने कई बार, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो अगर करंट, सेम करंट कैपेसिटर में है तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो π/2 फेज पीछे होगा। तो अगर इनको इंडिविजुअली ना ड्रॉ करके एक सिंगल उस पर ड्रॉ करें, क्योंकि भाई सर्किट तो एक ही है, एक सिंगल फिगर पे ड्रॉ करें तो करंट का जो फेजर है और पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर दे आर इन सेम फेज, और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज π/2 फेज बिहाइंड, और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर एंड पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो एडिशन है, दैट इज द नेट EMF इन द, दैट इज द नेट EMF इन द सर्किट। और हमको क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? हमें करंट की वैल्यू चाहिए बच्चों। ना सिर्फ वैल्यू चाहिए बल्कि उसका फेज भी चाहिए। समझ में आ रही है बात या नहीं? हमें करंट की वैल्यू I0 sin ω t प्लस फाई कैलकुलेट करना होता है। तो हमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और हमें करंट का फेज भी चाहिए। तो इस डायग्राम से हम वही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इंडिविजुअल वाले डायग्राम हटा दे रहा हूं और एक सिंगल के बारे में आप सोच सकते हो कि अगर करंट, वो रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों है, तो करंट के सेम फेज में क्या होगा?
पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर, करंट लीड किससे करेगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। क्या ये वाली चीज समझ में आने लगी आप लोगों के? ये फेजर होते हैं और जब ये रोटेट करते हैं तो इनकी वाई एक्सिस पर वैल्यू चेंज होती है। ये वो चीज मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा पा रहा। जब ये करंट का फेजर रोटेट होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू चेंज होती है विद टाइम। ठीक है, तो अगर तुमने लास्ट क्लास मिस करी है तो प्लीज उसको वीडियो को देख लेना फेजर वाली। ठीक है, नहीं तो बस ऐसे मान लो कि ये वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है। लेंथ है मैग्नीट्यूड और एंगल है जो फेज है यहां पर। इज दैट क्लियर? ठीक है, और दिस होल थिंग रिप्रेजेंट दिस सर्किट। अब आपका टारगेट है इन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करना, फाई। तो देखो ध्यान से, tan फाई की वैल्यू कितनी आती दिख रही है आपको? tan फाई दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, यानी VC अपॉन VR। VC की वैल्यू कितनी होगी? I इंटू XC, क्योंकि करंट कैपेसिटर में कितना करंट आया था? वोल्टेज अपॉन XC। ऐसे ही VR की वैल्यू कितनी होगी? I इंटू R। तो tan फाई की वैल्यू कैसे निकल गई? XC अपॉन R। ये आपको प्रोबेबली गिवन होगा। सर्किट के कंपोनेंट की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आपको गिवन होगा। इससे आपने tan फाई निकाल लिया। दूसरा आई नॉट की वैल्यू और चाहिए थी, दो चीजें चाहिए थी, एक फाई और दूसरा आई नॉट की वैल्यू। आई नॉट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? यहां पर देखो बच्चों, ठीक है, जो फेजर में बनाते हैं ना, जो लेंथ होती है वो सब मैक्सिमम वैल्यूज ही होती है फेजर की लेंथ। ठीक है, यहां पर ये आई नॉट है, ये ई नॉट है, ये भी वी आर की मैक्सिमम वैल्यू ही है और ये वीसी की मैक्सिमम वैल्यू ही है। ठीक है, तो लिखते नहीं है उसको पर होती वही है। ठीक है, तो अब मुझे ई नॉट की वैल्यू, ये तुमको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तो दिख जाएगा कि ई नॉट की वैल्यू इज अंडर रूट वीसी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर एक्सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहीं से बच्चों जो वैल्यू थी वही लिख दी। इससे क्या बना, और ये आई भी जो है ये आई नॉट ही है, मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन फेजर की बात कर रहे हैं तो सबकी मैक्सिमम वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। आई नॉट अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ई नॉट की वैल्यू आई नॉट अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इससे मुझे आई नॉट की वैल्यू निकल गई, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ये तो आई करंट की वैल्यू मैक्सिमम और ये आया करंट का फेज। और अगर सर्किट में कैपेसिटर और रजिस्टर है बच्चों, तो करंट वोल्टेज को, मतलब करंट ईएमएफ को लीड करेगा या लैग करेगा? लीड करेगा। रजिस्टर का इफेक्ट तो है लेकिन कैपेसिटर का भी इफेक्ट होगा कुछ ना कुछ। तो इस तरह के सर्किट को बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें कैपेसिटर का इफेक्ट होता है विद रजिस्टर। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। लिख लिया सबने? ठीक है, ओके। आई नो कि फेजर वाला पार्ट एंड तक समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। क्वेश्चन आसान क्यों रहते हैं? क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड एट द एंड ऑफ द डे। अगर रेजिस्टेंस दे दूं मैं 10 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको याद कर लेना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे दूं मैं 10 रूट 3 ओम्स और ईएमएफ की वैल्यू दे दूं मैं 100 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, then calculate the current as a function of time, यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई में आपको आई नॉट की वैल्यू चाहिए और आपको फाई की वैल्यू चाहिए। बच्चों कैसे शुरू करना है फेजर के प्रॉब्लम को?
बिना कभी डाउट किए खुद को तुरंत फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ बेसिक फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जैसे आई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ठीक है। फेजर बनाना भी सीख लो। जिस फेज में करंट होगा उसी फेज में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर होगा, जिसकी वैल्यू आई नॉट आर होती है। जिस फेज में करंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर उससे लैग करेगा, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है और करंट दोनों में सेम है। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का नेट क्या होता है, अच्छा वीसी की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट इंटू एक्सी। दोनों का नेट विल बी नेट ईएमएफ ई नॉट, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। जब इतना फट से बनाने लग जाओगे तो फिर कभी कोई फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगा। आई नॉट का फॉर्मूला ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसी ने कैलकुलेट करी वैल्यू, कैलकुलेट करके बताओ। नैनी स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ रही है क्या बच्चों, कोई स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सॉल्व करके वैल्यू कैलकुलेट करी किसी ने, बता दो भाई। ओरली सॉल्व हो रहा है, कितनी देर लोगे? बहुत ही बढ़िया। 5 एम्पियर इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। और इस डायग्राम में देखो tan फाई की वैल्यू कितनी दिख रही है, tan फाई की वैल्यू आएगी Vc अपॉन दिस VR, जिसकी वैल्यू हो जाएगी XC अपॉन R के बराबर, विच विल बी 10 रूट 3 अपॉन 10। कितना आया, रूट 3। फाई की वैल्यू हो गई आई थिंक 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी पाई बाई, तो करंट इज 60 डिग्री या पाई बाई 3 फेज अहेड ऑफ ईएमएफ। तो बच्चों करंट का जब हम फंक्शन लिखेंगे, ध्यान से देखना। नैनी आ गई तू वापस, दिखाई दे रहा है सब? करंट की वैल्यू होगी 5 साइन ओमेगा टी प्लस, ऑलरेडी ईएमएफ का फेज कितना था इनिशियल, पाई बाई 6। करंट का फेज उससे पाई बाई 3 आगे रहेगा, तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 यानी पाई बाई 2। समझ में आई बात? दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ऑफ कोर्स इसको ऐड करके पाई बाई 2 कर देना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नहीं रिजॉल्व हुआ इशू तेरा? नहीं बहुत ज्यादा नहीं, काफी ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। हाँ पर कंफ्यूज कर लेते हैं लोग, फिर भी थोड़ा दिमाग लगा के। अभी बताता हूँ कैसे। ये हो गया। अब बच्चों ऐसे तो 3 कॉम्बिनेशन बैठ जाएंगे, RC, RL और LC, तो दिस विल बी अ लॉट कंफ्यूजिंग। तो एक सेकेंड। तो बच्चों बार बार अलग अलग टाइप के सर्किट सॉल्व करने से अच्छा है कि हम इन तीनों का एक सिंपल सेट ऑफ फॉर्मूला बना लें, ठीक है, तीनों लगा के। इसको बोलते हैं LCR सर्किट। उससे हमको फिर अलग अलग केसेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। एक जनरल केस बना लेंगे और उसमें तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो। जनरल केस मतलब इंडक्टर भी लगा दिया, कैपेसिटर भी लगा दिया और रजिस्टर भी लगा दिया। और क्या कैलकुलेट करना है बस, कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी आएगी और करंट और ईएमएफ के बीच फेज डिफरेंस कितना आएगा। ईएमएफ है, मान लेते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस सम डिजिट हो सकता है, थीटा या पाई बाई 2 या कुछ हो सकता है, ठीक है। नहीं हो या हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मान लो चलो थीटा है, तो भी हमारी कैलकुलेशन पर इस थीटा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम करंट की फेज में जो फाई आएगा उतना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। चलो अब इसका XL पता होना चाहिए, XC पता होना चाहिए और R पता होना चाहिए, और दिमाग में इनके फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, XC का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C, और R तो R ही है, उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ओके। तो कैपेसिटर और इंडक्टर
इनकी रिएक्टेंस सर्किट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, पर रेजिस्टेंट की रेजिस्टेंस तो हमेशा आर ही होती है। ओके, तो ये तीनों अगर कनेक्ट कर दिए जाए तो अब भी इन तीनों में जो करंट आएगा वो तो सेम ही आएगा सीरीज में। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट्स। ओके, तीनों सीरीज में है, तो उस केस में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया VL बोल दिया, उसको VL बोल दिया, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको VC बोल दिया, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको VR बोल दिया। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस है। ओके, अब फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, और फेजर डायग्राम में हमको क्या क्या पता होना चाहिए। करंट का फेजर हम 0 पर अज्यूम करते हैं बच्चों, रियल फेज तो अभी पता नहीं है, तो अज्यूम कर लिया कि करंट इन द सर्किट इज इन एट सम पॉइंट इन 0 फेज। ठीक है, उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, किसी पॉइंट पर उसका फेज कितना है 0। तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर करंट 0 है, और कौन सी चीज डेफिनेटली 0 होगी, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर। समझ में आ रहा है धीरे धीरे, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर तभी 0 होगा जब करंट 0 होगा। ये दोनों हमेशा सेम फेज में। पर कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज करंट के बिहाइंड लैग करेगा, और इंडक्टर में करंट क्या करता है, लैग करता है, तो इंडक्टर का वोल्टेज करंट से लीड करेगा। आर यू एबल टू फॉलो इट थ्रू? क्या आपको एक एक लाइन समझ में आ रही है मेरी? किसी भी लाइन का जब मतलब समझ में ना आए कि सर क्या बोल रहे हो, तो प्लीज यू हैव टू टेल मी एंड स्टॉप मी एंड आस्क मी। ओके, ये रहा इंडक्टर का वोल्टेज का फेजर, ये है कैपेसिटर के वोल्टेज का फेजर, ये है रजिस्टर, और ये है करंट। ओके, why am I calling them phasor? Because they are not fixed at these angles, they will all rotate with angular velocity omega, और जब वो रोटेट करेंगे तो एक ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, उनके बीच का एंगल्स हमेशा यही रहेंगे, पर उनकी वैल्यूज चेंज होगी। समझ रहे हो? जब 45 डिग्री से रोटेट कर चुका होगा तो करंट और वोल्टेज रजिस्टर वाले यहां पर होंगे और उनकी वैल्यू यहां पर होगी। इस पॉइंट पर करंट और वोल्टेज इन रेजिस्टर की वैल्यू 0 है, क्योंकि वैल्यू मतलब वाई कंपोनेंट होता है उनका फेजर का। वंस अगेन फेजर की वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी है तो, और वापस से ये फिर वीडियो देख लेना। फेजर जरूर आना चाहिए इसको समझने के लिए। तो हाँ, अब 3 वोल्टेज हो गए, VL, VR और VC। तो ये जब हम तीनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे टू कैलकुलेट EMF, कौन से वेक्टर्स को? पोटेंशियल वाले तीनों को ऐड करेंगे टू कैलकुलेट नेट EMF इन द सर्किट। तो अब 2 केसेस बनते हैं। एक केस VL इज ग्रेटर देन VC, विच एक्चुअली मीन्स कि XL इज ग्रेटर देन XC। तो ये हो गया केस 1। केस 1 में XL XC से बड़ा है। अगर VL VC से बड़ा है तो बच्चों इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और वो कितना होगा? VL माइनस VC। क्या ये चीज समझ में आई सबको? ये टोटल VL था, और इनको VL और VC को ऐड किया, अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर हैं। अज्यूम ये किया है कि VL बड़ा है VC से, केस 1, XL बड़ा है XC से, यानी ओमेगा L बड़ा है 1 बाई ओमेगा C से, यानी ओमेगा बड़ा है 1 बाई रूट LC से। इन 4 में से कोई एक चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और उससे आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट में VL माइनस VC ऊपर की तरफ लिखना चाहिए। ओके, और अब इन दोनों को जोड़ के रिजल्टेंट आ गया, उसका ऐड किससे करना है? VR से। तो अब ये दोनों 90 डिग्री पर है वेक्टर्स, और इनका नेट रिजल्टेंट आएगा ये। नेट तीनों का वोल्टेज जोड़ दिया तो कितना किसके बराबर हो जाएगा? वो नेट EMF ऑफ द सर्किट E0, एंड वी नीड द एंगल बिटवीन करंट एंड EMF ऑफ द सर्किट। ये I0 है। फेजर में सारी मैक्सिमम वैल्यूज बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो tan phi की वैल्यू ध्यान से देखना बच्चों। अगर tan phi की वैल्यू ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा इट इज VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR। इसका तो बड़ा अच्छा सा आंसर आ गया।
दिस इज I into XL minus I naught, of course I naught into XC upon I naught into R। तो tan phi का फॉर्मूला याद कर सकते हो तुम बड़े आराम से। कितना हो गया? tan phi इज इक्वल्स टू XL माइनस XC बाई R। अब अगर इन तीन में से कोई दो ही प्रेजेंट है तो भी ये एंगल बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। आपको कोई सेपरेट फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ई नॉट की वैल्यू निकालो ताकि आई नॉट की वैल्यू निकाल सके। इस केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ई नॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। देख लो बच्चों, ये हाइपोटेनियस है ई नॉट, बेस है वी आर और परपेंडिकुलर है वी एल माइनस वी सी। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तीनों की अगर वैल्यू पुट कर दे तो वी आर हो जाएगा आई नॉट आर, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, और इन दोनों में से आई नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी बड़ा अच्छा आया। b इज इक्वल्स टू बी फॉर्मूला, सॉरी ए एंड बी, फॉर्मूला नंबर 2 आया आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बच्चों ये होल स्क्वायर होगा, यहां पर मैं कॉमन लेते टाइम गलती कर गया। देखना होल स्क्वायर है ना, तो एक्सएल माइनस एक्सी अंदर रहेगा और उसका होल स्क्वायर रहेगा। तो आपने एक बार फिर से करंट की फेज कैलकुलेट कर ली और करंट की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसको इतना लंबी सी क्वांटिटी नहीं लिखेंगे हमेशा, इसका एक अलग से नाम दे देंगे और इसको लिख देंगे ई नॉट बाई जेड, एंड जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। बच्चों इंडिविजुअल वाले को रिएक्टेंस बोला गया और ओवरऑल सर्किट की जो रेजिस्टेंस आई उसको इम्पीडेंस बोला गया। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा एक पेज पर। अब इसका एप्लीकेशन सीख लिया तो कोई से भी दो कंपोनेंट लगाता रहूं, आपको कुछ और नहीं सोचना, इन दो फॉर्मूले से सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, tan फाई और आई नॉट। नहीं, सोचो नेगेटिव आएगा तो उसका मतलब एंगल नीचे की तरफ है। हाँ, वो समझ रहे? सोच, जब वी आर नहीं होगा, जब आर नहीं होगा, आर जीरो होगा तो tan फाई इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी मतलब 90 डिग्री पर है ई नॉट। तो सारे केसेस का आंसर इसी से आ जाएगा। जो हमने पीछे सॉल्व किया उसको भी सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चन में एप्लीकेशन देख लो। मतलब तुम सोच रहे हो ना कि मेरे को फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं रहे, फिर भी एसी का मैंने कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया क्योंकि लिटरली 2 फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता था। हाँ, नाम तो याद ही रखने पड़ेंगे। अब तो इंडक्टर को कलंदर बोलेगा तो थोड़ी काम चलेगा। हाँ, हो सकता है भाई, किसी क्वेश्चन में इम्पीडेंस टर्म यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। की रिएक्टेंस होती है और कॉम्बिनेशन की इम्पीडेंस होती है, ठीक है। और होता सब ये किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के बराबर। दीज आर ऑल इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस। पर रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते क्योंकि इनमें हीटिंग नहीं होती। हीटिंग सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर में होती है। लिख लिया बच्चों? इसमें मुझे 1-2 चीजें और बतानी है, ठीक है। जैसे कि जगह ही नहीं है, हटाऊं इसको। ठीक है, फाइनल फॉर्मूले बस ये 2 आए, नाम याद रखने पड़ेंगे, रिएक्टेंस इंडिविजुअल की और इम्पीडेंस ओवरऑल की। ठीक है, एक तो मुझे बताना है पावर का फॉर्मूला। बच्चों मैंने क्या बताया था? अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई जेड है तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई आर एम एस
बाई जेड। उसके लिए तुम्हें कुछ अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम फॉर्मूला जो आई नॉट के लिए चल जाएगा वही आरएमएस के लिए चल जाएगा। और पावर याद है आप लोगों को, पावर का क्या फॉर्मूला था, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू पावर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में बनती है बच्चों, ओके। पावर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में बनती है, रजिस्टर में हीटिंग होती है, कैपेसिटर और इंडक्टर में कोई हीटिंग नहीं होती। तो वो फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। पर हाँ, उसकी एक डिफरेंट फॉर्म बहुत पॉपुलर है और वो कुछ ऐसे है, आई आर एम एस इंटू दूसरे वाले आई आर एम एस को लिख लिया ई आर एम एस बाई जेड इंटू आर, और फिर इसको लिख दिया ई आर एम एस इंटू, एक सेकेंड, इसको लिख दिया ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड। और जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा तो बच्चों R by Z, actually this thing is I naught into R and this thing is I naught into Z। तो R by Z अगर आप ध्यान से देखो तो cos phi की वैल्यू आ जाएगी R by Z। तो किसी ने इसको लिख दिया ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। बोले ये cos phi क्या है, दिस cos phi इज पावर फैक्टर। इसको ऐसे क्यों लिखा, तो किसी ने एक्सप्लेन किया कि भाई ईएमएफ इधर है, करंट इधर है, ऐसा ही तो है, और इनके बीच का एंगल है फाई। तो करंट के ना दो कंपोनेंट सोचे जा सकते हैं, एक ईएमएफ की फेज में आई नॉट कॉस फाई, इसकी वजह से पावर जनरेट होगी। तो बोले दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ, आई नॉट साइन फाई। बोले ये दिस इज यूजलेस कंपोनेंट। तो बोले कि यूजलेस नहीं लिख सकते, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो लिखेंगे वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। करंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैविंग टू कंपोनेंट्स, एक ईएमएफ के डायरेक्शन में और दूसरा ईएमएफ के परपेंडिकुलर। जो ईएमएफ के डायरेक्शन में है उसकी वजह से पावर जनरेट होगी, जो दूसरा वाला है उसको क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट। बच्चों फिगर थोड़ा ना बड़ा बड़ा बनाना, मैंने कम जगह में ना थोड़ा घिचपिच कर दिया, इसको थोड़ा क्लियर बनाना, ये पावर वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर तो था ही, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव। और इस कॉस फाई को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पावर फैक्टर। ये फाई जितना छोटा हो उतना पावर फैक्टर की वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी करंट और ईएमएफ जितना एक दूसरे के क्लोज फेज में आएंगे उतना सर्किट में एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी। इसको भी नोट डाउन करो, वॉटलेस करंट यू यानी यूजलेस करंट, करंट का वो कंपोनेंट जो ईएमएफ से 90 डिग्री बाहर फेज पे। बच्चों न्यूज आई है कुछ, नीट एंड जेई नॉट टू बी पोस्टपोन सेंटर, क्योंकि अगर पोस्टपोन हुआ ना तो 1 महीने बाद भी होगा नहीं है एग्जाम, लोग पोस्टपोन के लिए डालते रहेंगे, उस साल निकल जाए पूरा। एक बात सोचो, अगर 3 महीने से लेट कर दिया तो 3 महीने बाद क्या सारा देश वैक्सीनेट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो वो तो फिर कुछ अमीर लोग अपने बारे में सोच रहे हैं कि वैक्सीन आते ही वैक्सीन खरीद लेंगे और लगवा लेंगे, कंट्री तो वैक्सीनेट नहीं होने वाला अगले 1-1.5 साल तक। तो फिर आप अपना करियर 1-1.5 साल के लिए क्या गिव अप कर सकते हो, कर सकते हो तो फिर इस साल का नीट छोड़ दो, अगले साल कर लेना, और नहीं कर सकते तो भाई जिनको देना है उनको देने दो। अरे भैया खतरनाक गवर्नमेंट है। हाँ भाई ये पूरा लिख लिया तुम लोगों ने, ठीक है। इट सीम्स अ बिट कंफ्यूजिंग बट बेस्ट पार्ट क्या है, एक ही फॉर्मूला 4 बार यूज करना पड़ेगा तो याद भी हो जाएगा और एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगा। एक सेकंड में जरा लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर दूं। ओके चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये याद भी ऐसे ही होगा, ठीक है। मुझे तो प्रूव कर करके याद हुआ था। तो लेट्स से एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, और
यहाँ पे एक ईएमएफ लगा है उन तीनों के अक्रॉस। ईएमएफ की वैल्यू है ई नॉट, वैल्यू देनी पड़ेगी ना, तो पहले मैं इनकी वैल्यू डिसाइड करूँ। ये है R इज इक्वल्स टू 5 ओम, ये है 10√3 ओम, और ये क्या है XC, और ये XL है 15√3 ओम। ठीक है, XC XL R तीनों दे दिए, और EMF दे दिया मैंने आपको 100 sin 2 पाई t प्लस कुछ दूं या ना दूं, चलो पहला वाला सिंपल रख लेता हूं, प्लस में कुछ नहीं देता, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर आप देखो तो। हाँ भाई, सबसे पहले व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, चलो बताओ, और इजी कर दूं। सबसे पहले व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, एक तरफ से सारी चीजें पूछता जाता हूं। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट कैलकुलेट करो, फिर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट कैलकुलेट करना, फिर फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ कैलकुलेट करना, और उसके बाद करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखने की कोशिश करना। अब फॉर्मूले भी फॉलो करोगे, अभी तो देख सकते हो आज ही पढ़ाए, तो भी फटाफट चारों चीजें आ जाएंगी। बच्चों, कैलकुलेट किया किसी ने Z की वैल्यू? इंपीडेंस कितना आया? अंडर रूट, क्या फॉर्मूला है? एक तो फॉर्मूला पहले, अभी हर बार फॉर्मूला लिखो ताकि फाइनल एग्जाम में गलती होने का चांस न रहे। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 15√3 माइनस 10√3 हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर, तो यस दिस विल बी 10। तो मैक्सिमम करंट कितना हो गया है? ये भी 10 ही आया ना, 10/10, ये 10 ओम करंट 10 क्लियर। 10 पाई कैसे निकालना था? आई आर, ठीक है, XL माइनस XC बाई आर, तो 15√3 माइनस 10√3, 5√3 बाई 5। एकदम बच्चों बहुत इजीली होते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व। √3, तो फाई की वैल्यू हो गई अपनी 60 डिग्री, पाई बाई 3। और लास्ट चीज करंट, अच्छा इस केस में कौन बड़ा है, XL या XC? इफ XL इज ग्रेटर देन XC, देन याद करो VL विल बी ग्रेटर देन VC, hence EMF विल कम इन दिस क्वाड्रेंट। और इसका मतलब करंट से क्या होगा बच्चों? EMF आगे, यानी करंट EMF के क्या होगा बच्चों? पीछे। क्या ये वाली चीज समझ में आई? इस केस में करंट की वैल्यू लिखेंगे हम 10 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 3, नॉट प्लस पाई बाई 3, क्या लिखेंगे? माइनस पाई बाई 3। क्या ये समझ में आया सबको? लास्ट वाला पार्ट ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर XL ग्रेटर देन XC है तो इसका मतलब इंडक्टर स्ट्रॉन्ग है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। और इंडक्टर में बच्चों क्या होता था? करंट लीड करता था या लैग करता था? लैग करता था। तो इस केस में इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करेगा। आई बात समझ में सबको? आई एम नॉट सेइंग कि तुमसे सबसे पूरा हो गया होगा, लेकिन कैन यू नाउ अंडरस्टैंड इट कि कैसे डिसाइड करना है फेज हाई या लो? ठीक है, मैंने सीधे क्वेश्चन दे दिया क्योंकि सारे केसेस लिखाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि सर रटने की कोशिश कर रहे हैं हम। अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, VL ग्रेटर देन VC होगा क्योंकि XL ग्रेटर देन XC है। EMF ऊपर की तरफ आएगा, करंट रजिस्टर के पोटेंशियल के सेम फेज में, तो करंट से EMF अहेड होगा। ओके, और बाकी मैं लिखा दूंगा एंड में एज अ नोट, डोंट वरी। ओके, एक और क्वेश्चन दूं बच्चों, धीरे धीरे। चलो, अब ये वाला सबसे सही होना चाहिए। E इज इक्वल्स टू 50 साइन पाई t प्लस पाई बाई 4। चलो, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, पर तुम्हें पता है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो लाइन से शुरू हो जाओ।
नैनी इम्पीडेंस कितनी आई? 20 आ रही है। 10 स्क्वायर प्लस 30 माइनस 20 का 200 का रूट 20 होता है। नालायक। ठीक है, इम्पीडेंस आ गई। दूसरा, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पोटेंशियल डिवाइड बाई जेड, 50 बाई 10 रूट 2, 5 बाई रूट 2 हो गया। तीसरी चीज, फेज, tan फाइव एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। कितना आएगा बच्चा ये? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी फाइव हो गया 45 डिग्री। अब बस ये बता दो कि करंट लीड करेगा या ईएमएफ लीड करेगा। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। ईएमएफ लीड करेगा। मैं फिर भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। एक्सएल बड़ा है तो वीएल बड़ा होगा, एक्सी छोटा है तो वीसी छोटा होगा। नेट इनका ऊपर आएगा, वीएल माइनस वीसी, और इसको वीआर से ऐड करेंगे तो ये आएगा ईएमएफ। ओके, और ये एंगल है फाई, ये मुझे कैलकुलेट करना है, और ये है करंट। ओके, तो ईएमएफ आगे होगा, करंट पीछे होगा। पीछे होगा तो आई की वैल्यू मैं लिखूंगा 5 बाई रूट 2 साइन पाई टी। इसका इनिशियल फेज पाई बाई 4 था, उससे पाई बाई 4 पीछे, यानी 0 ही हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। किस किस का सही आया आंसर? बहुत सही, वेरी गुड। व्हाट अबाउट राहुल एंड एनी, क्या हुआ? आ रहा है आंसर? समझ में आया ना पक्के से? ठीक है, ये फ्री का क्वेश्चन है। इसका अगर आता है, इतना डेफिनेट क्वेश्चन और किसी टॉपिक में नहीं है कि बहुत कुछ पूछ ही नहीं सकते। लिटरली सारे कंपोनेंट लगा लिए, इससे ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेट करेगा कोई। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला याद करने का तरीका है कि किसी दोस्त को बैठ के समझा दो कि ये फॉर्मूला कहां से आया, तो कभी नहीं भूलोगे। अबे 2 ही तो है, एक दिन बैठ के पूरे चैप्टर थोड़ी रिवाइज करने हैं। मम्मी को पकड़ो या पापा को पकड़ो, उनको समझाने की कोशिश करो। उन्हें समझाने की कोशिश में तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कितना होशियार हूं। देख, फिजिक्स में 200 से ज्यादा तो फॉर्मूले हैं नहीं। एक दिन में 4 करेगा तो भी 50 दिन में हो जाएंगे। ये फायदा होता है जब पीजी वीजी में रहते थे ना, पढ़ने के लिए कोटा में मैं रहता था, तो वहां बहुत फायदा होता था। कोई चैप्टर पढ़ा, मेरे को प्रूफ समझ में आ गया, मेरे को फॉर्मूले याद नहीं है, कोई आया डाउट पूछना है, भाई पहले प्रूफ करना पड़ेगा, फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे और फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2-3 लोगों को डाउट बताए अलग अलग, या एक ही था एक्चुअली, उसी से वही पूछता था हमेशा मेरे से। तो वो डाउट 2-3 बार बताए, प्रूफ मेरे को याद हो जाते थे। फॉर्मूले नहीं तो प्रूफ याद हो जाते थे। फिर भी स्ट्रगल तो करते ही हैं। लास्ट में फॉर्मूला शीट मैंने भी बनाई ही थी, वो तो करना है पड़ता है, लेकिन ठीक है। अब तुम लोगों को फॉर्मूला शीट नहीं बनानी पड़ेगी। तुम इंटरनेट पे एक बार फॉर्मूला शीट मांगोगे, 50 ऐप तैयार होंगी, ले लो हमारी फॉर्मूला शीट, ये लो ये लो ये लो, फ्री की ले लो। तो ठीक है, वो एडवांटेज है तुमको। पर फिर भी हैंड रिटन फॉर्मूला शीट जो तुम बनाओगे, वही वो दिमाग में याद रहेगी। मैं तो सोच रहा था एक कैलेंडर बना दूं इसका, जनवरी के ये, फरवरी के ये, मार्च के ये, बड़ा कैलेंडर बना दूं, अपने अपने रूम में टांग ले हर कोई। हैंडबुक तो खो जाती है। हैंडबुक एक्चुअली सामने रहना चाहिए, हैंडबुक बंद हो जाती है और पड़ जाती है कॉर्नर में। जिस महीने आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो, सोचो आपकी दीवार पे इलेक्ट्रोस्टैट्स के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं 1 महीने तक। देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी की याद हो जाएंगे, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी की याद हो जाएंगे, है ना। चलो ठीक है बच्चों, इसके अलावा बस मैं पावर जनरेटेड और पूछ सकता था, पर फॉर्मूले तो यही है, IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस फाई, तो वो भी हो जाएगा। अब अभी मैं कितने भी क्वेश्चन पूछूं ना, तुम सब कर ही दोगे, क्योंकि अभी तुमको एकदम याद है। बस हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की सोचो, क्योंकि फिर गलती होती है। ओके, इस बार आप मुझे पावर इन द सर्किट कैलकुलेट करके बताओ। भाई पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला है सबसे आसान? IRMS स्क्वायर इंटू R कर सकते हो, या फिर
ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi। आई थिंक ये थोड़ा लेंदी ही है, पर तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एनी हाउ कुछ भी करने के लिए z तो निकालना ही पड़ेगा। z की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 40 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 50 का होल स्क्वायर। माइनस मत कर देना, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, चाहे 20 माइनस 50 हो या 50 माइनस 20, 30 का स्क्वायर ही आएगा वो। 1600 प्लस 900। ओके, दैट विल बी 50 आया क्या? पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है 50 ओम। बहुत बढ़िया। करंट मैक्सिमम निकाल लो। आई नॉट इज मैक्सिमम EMF अपॉन Z। तो ये हो गया 100/50, दैट इज 2 एम्पियर। ये आई नॉट है। IRMS निकाल लो। IRMS क्या होता है बच्चों? आई नॉट बाई √2, तो वो √2 एम्पियर ही हो गया। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? IRMS स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर इंटू R 40 वॉट। ओके, अगर मैं अलग से पावर फैक्टर पूछता तो cos phi की वैल्यू कैसे निकालते? R/Z। ओके, आई थिंक इतना आज के लिए काफी है। समझ में आया सबको AC सर्किट? लोगों को ये फेजर वाली चीज समझ में नहीं आती है, बट लेट मी टेल यू, दिस इज आई थिंक द इजीएस्ट चैप्टर, इजीएस्ट 2 मार्क्स यू कैन गेट, वो इजीएस्ट 2 क्वेश्चन यू कैन गेट। ठीक है, मतलब कुछ गलती हो ही नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ। लास्ट के 1 महीने में 10 क्वेश्चन भी किए होंगे, तब भी गलती नहीं होगी। ओके, कोई कुछ बोल रहा है क्या जिसकी आवाज नहीं पहुंच रही है मेरे तक? नहीं, तुमने वापस कनेक्ट कर पाया? आर यू विद अस और नॉट? वी डोंट नो। ओके ओके, चलो, आई होप समझ में आ गया। और रिकॉर्डिंग बना ली है मैंने, मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, नहीं तुम्हारी आवाज नहीं जा रही है, ईयरफोन लो तुम। नहीं, ठीक है। अच्छा, अमेया और नैनी, आई थिंक बस आपकी फीस दोनों की नहीं आई है, तो प्लीज फीस सबमिट करा दो, मंथ एंड आने वाला है। और राहुल की आई थिंक आ रही है। और राहुल, हाँ हो गई ना तेरी भी? ठीक है, मेरा हो गया है, और वो बेचारा आकाश की भी हो गई है, वो आया ही नहीं है। रिदम की भी हो रही है। ठीक है, ओके, चलो बच्चों, सी यू ऑन संडे। कल ही तो है। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।